जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट कैपेसिटर। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है और स्टूडेंट दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी लास्ट पोर्शन में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में अगर कंसीडर किया जा रहा हो तो उन्हीं दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में ही हमेशा कंपटीशन होता है। स्टूडेंट इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। लाजमी तौर पे टेस्ट वगैरह के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो कैपेसिटर है, आप जानते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद रखें, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अलावा स्टूडेंट कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखें स्टूडेंट कि कैपेसिटर जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है? तो स्टूडेंट कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी एनर्जी स्टोर करता है। इसके बाद स्टूडेंट आप चैप्टर 15 के अंदर पढ़ेंगे एक चीज़ इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन वो स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यह आपने कंपैरिजन याद रखना है, कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और कैसे करता है ये हम फर्दर आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स कैपेसिटर का जो सिंबल है स्टूडेंट वो ये है, ठीक है, कि दो पैरेलल प्लेट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। और अब ये दो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाए हैं, एक सिंबल के अंदर एरो नहीं मौजूद और एक सिंबल के अंदर हमने एक एरो लगाया है। तो स्टूडेंट दो किस्म के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं। एक होता है कैपेसिटर जो कि फिक्स्ड कैपेसिटेंस रखता है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस का मतलब कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो फिक्स होती है। तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है स्टूडेंट, और ये जो सिंबल है ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। उसके बाद स्टूडेंट कैपेसिटर बनाते हुए जो लाजमी कंडीशन होती है स्टूडेंट, वो कंडीशन ये मैंने लिखी है कि जो साइज़ ऑफ प्लेट्स है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देखें डायग्राम, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इनका एरिया ए है दोनों प्लेट्स का, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी। तो ये जो डी है ये ग्रेटर होना चाहिए ए से। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है, साइज़ ऑफ द प्लेट, सॉरी, एरिया जो है स्टूडेंट, एरिया जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट से। यानी कि आपने जो डिस्टेंस रखना है वो बहुत स्मॉल रखना है ताकि चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब रहें। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ जो आपने यूज़ करनी है वो होती है स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कोई कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, ये क्या बताता है, ये उसकी कैपेसिटेंस बताती है, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखें यहाँ पे अगर आप डायग्राम, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। कि जब हम चार्जिंग करते हैं, किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो ऐसा क्या हो रहा होता है। तो स्टूडेंट जो कैपेसिटर है इसका जो प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट वो नोट कर लें, इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। स्टूडेंट होता ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हम रखते हैं दो न्यूट्रल प्लेट्स, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिकली पहले क्या होती हैं, न्यूट्रल, यानी कि दोनों के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। जब हम स्टूडेंट यहाँ से बैटरी जोड़ते हैं और उस बैटरी को ऑन करके कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो इस प्लेट के अंदर मौजूद जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो जो नेगेटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इस न्यूट्रल प्लेट में से नेगेटिव चार्जेस निकल जाएं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा वहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो प्लेट है जिसमें पहले पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे इक्वल तादाद में, अब वहाँ पे पहले वाले पॉजिटिव भी रह गए और जो नेगेटिव निकल गए उनकी वजह से भी वहाँ पे क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। इसका मतलब ये जो प्लेट है स्टूडेंट्स, इस पे क्या आ जाती है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट को हमने कर दिया स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज। अब स्टूडेंट जब ये नेगेटिव चार्जेस इस बैटरी के पास पहुंचेंगे, ठीक है, तो अब देखें आगे बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव मूव तो करना चाहेगा लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इसको मूव करने नहीं देगा। तो यहाँ पे बैटरी फिर से क्या करती है, यहाँ पे इन नेगेटिव चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो एनर्जी हासिल करके ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और जंप करके ना एक तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से भी बचते हैं और फिर आगे जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी रिपल्शन से भी बचते हैं। और यहाँ से ये मूव करते हुए स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, ये मूव करते हुए इस प्लेट बी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब स्टूडेंट बी प्लेट पे क्या था, पहले जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। अब स्टूडेंट इसके ऊपर क्या आ गए हैं, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये जो प्लेट है स्टूडेंट्स इस साइड वाली वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट बन जाएगी। तो अब देखें दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हमने पैदा कर दी हैं, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेटअप हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेट से किस प्लेट की तरफ होगा स्टूडेंट, वो इस प्लेट प्लस क्यू से किस तरफ होगा, वो माइनस क्यू वाली प्लेट की तरफ चला जाएगा। अब स्टूडेंट अब आप खुद सोचें कि कितना चार्ज जो है वो यहाँ पे स्टोर हो सकता है, प्लस क्यू या माइनस क्यू। तो स्टूडेंट डेफिनेटली जितना आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर आप एक स्मॉल बैटरी यहाँ पे लगाते हैं तो बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले बहुत कम नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे और बहुत कम पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा और अगर आप कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो चार्ज भी कम स्टोर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर रिलेशन Q और V के दरमियान कैसा बनेगा स्टूडेंट, डायरेक्ट रिलेशन। और स्टूडेंट जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C और इस C कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैपेसिटेंस बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ से कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, Q ओवर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो C कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशन आप लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं, एक कि द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकेंड वन द रेशियो ऑफ चार्ज stored on the capacitor to the voltage V applied to the plates। अब स्टूडेंट इनके दरमियान अगर हम एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें, ठीक है, तो Q और V के दरमियान ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये एक लीनियर ग्राफ नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो जितना आप Q को बढ़ाएंगे उतना ही वोल्टेज, जितना वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही Q जो है वो क्या करता जाएगा स्टूडेंट, बढ़ता जाएगा। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट जो चार्ज स्टोर हुआ है और वोल्टेज अप्लाई है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगी, इन दोनों की स्लोप। और इन दोनों की जो स्लोप है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो स्टूडेंट स्लोप किसके इक्वल होती है, वो कैपेसिटेंस C के इक्वल होती है, ठीक है। तो डेल्टा Q और डेल्टा V की स्लोप क्या चीज़ हमें बताती है स्टूडेंट, कैपेसिटेंस बताती है। और कैपेसिटेंस क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। यानी कि इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे अगर आप डेल्टा Q और डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको एक जैसी ही मिलेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपको किसी MCQ में पूछा जाता है कि हमने वोल्टेज को डबल कर दिया, ठीक है, तो बताएं कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स वोल्टेज को चेंज करने से कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न देखें स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप वोल्टेज को 2 टाइम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर आप वोल्टेज को यहाँ पे 2 टाइम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज को 2 टाइम बढ़ाने से चार्ज भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो
तो स्टूडेंट ये तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाने से स्टूडेंट कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले आप यूनिट देख लें। तो स्टूडेंट सी बराबर होता है क्यू ओवर वी के। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज, तो उसका यूनिट होता है कूलम, और वी वोल्टेज है तो उसका यूनिट क्या है स्टूडेंट, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट जो है वो हमारे पास सी का यूनिट है, और कूलम पर वोल्ट को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा 1 फैरड की डेफिनेशन अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो 1 फैरड कैपेसिटेंस कब होगी, इफ़ वी अप्लाई 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू अ कैपेसिटर एंड 1 कूलम of charge is stored on the capacitor, then its capacitance is 1 farad। स्टूडेंट फैरड एक बड़ा यूनिट है, तो इसके निस्बत हम लोग इसके छोटे यूनिट 2 इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फैरड एंड पिको फैरड। आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आपको कैपेसिटेंस के दिए हैं, वहाँ पे कैपेसिटेंस जहाँ पे भी आपको गिवन है वहाँ पे या तो वो माइक्रो फैरड में गिवन होती है या फिर वो पिको फैरड के अंदर ही गिवन है। अब स्टूडेंट अगर कैपेसिटेंस वोल्टेज के चेंज करने से नहीं चेंज होती, तो फिर कौन से फैक्टर हैं जिनको चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट वो फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जो कैपेसिटेंस सी है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया बिटवीन प्लेट्स के। कि अगर आप यहाँ पे जो प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उनका एरिया बढ़ा देंगे तो स्टूडेंट्स ज़्यादा चार्ज स्टोर होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर सकती है। इसके बाद स्टूडेंट कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। हमने यहाँ पे ऊपर कंडीशन में क्या कहा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो कम से कम हो। तो अगर डिस्टेंस कम रखेंगे स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा। इसके बाद स्टूडेंट मैंने लिखा है कि कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट क्या है स्टूडेंट्स, तो पहला लेक्चर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपने पढ़ी थी, यानी कि ये चीज़ भी मैटर करती है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के दरमियान कौन सा मीडियम मौजूद है। तो जितना अच्छा कोई इंसुलेटर आप रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो ई नॉट है ये तो किसके लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, फ्री स्पेस के लिए। लेकिन अगर हम कोई मीडियम ला के रखेंगे, ठीक है, तो जितना अच्छा कोई मीडियम यानी कि जितना अच्छा कोई इंसुलेटर आप ला के रखेंगे तो ई की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ती है कैपेसिटेंस भी बढ़ती है। इसका मतलब अच्छे से अच्छा इंसुलेटर यूज़ करने से प्लेट्स के दरमियान हम कैपेसिटेंस को भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आपकी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आप लाजमी तैयार कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है हमारे कैपेसिटर पे। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ी थी एक डेफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी के आपने 2 फार्मूलाज भी पढ़े थे। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह की एक डेफिनेशन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने उस टॉपिक के अंदर इसको रिलेटिव परमिटिविटी का नाम दिया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको स्टूडेंट ER से भी लिखते हैं और इसको K से भी शो किया जाता है। स्टूडेंट इट इज़ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन सम इंसुलेटर, यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है, तो मीडियम का मतलब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर रखते हैं। तो इट इज़ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन सम इंसुलेटर इज़ प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स to the capacitance when vacuum is present between the plates। तो CM capacitance when some medium is placed to the capacitance of when free space is present। तो इन दोनों के रेशो को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और स्टूडेंट इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटेंस ओवर कैपेसिटेंस की ही रेशो है। उसके बाद स्टूडेंट आपकी बुक में जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। एक डेफिनेशन मौजूद है स्टूडेंट वहाँ पे डाईपोल की। स्टूडेंट यहाँ पे डाई का मतलब 2, पोल का मतलब ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग इसकी क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि डाईपोल क्या होता है। स्टूडेंट अगर हमारे पास कहीं पे 2 ऑपोजिट बट इक्वल चार्ज हों, देखें यहाँ पे मैंने दोनों को क्यू लिखा है बट हैं ऑपोजिट, तो 2 इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस। इनके दरमियान जो डिस्टेंस D है ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए।
इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस फॉर्म अ डाइपोल। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी याद रखिएगा एक एमसीक्यू के तौर पे कि मोनो डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक सिंगल डाइपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता रहेगा, चेंज। लेकिन हमने डाइपोल की डेफिनेशन में क्या कहा कि डिस्टेंस को क्या रखना है हमने स्टूडेंट्स, हमने कांस्टेंट रखना है। तो अब क्या किया जाता है डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए कि इस नेगेटिव की इस साइड पे एक पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की इस साइड पे एक नेगेटिव रख दिया जाता है। तो ये भी इसको अट्रैक्ट किए रखेगा और इधर भी अट्रैक्शन होती रहेगी। तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या रह जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह सिंगल डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो एक से ज़्यादा डाइपोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहीं से एक डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है। स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट को हम शो करते हैं P के साथ, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। स्टूडेंट्स एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा, आपस में तो इक्वल होते हैं। तो किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस से। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये भी याद रहेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्टूडेंट याद रखिएगा जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो स्टूडेंट ये था हमारा कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस है और फिर हम वहाँ पे कोई इंसुलेटर ला के रख दें तो इससे कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है।